हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह और हम लोग प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक हमने 9 वीडियो बना चुका हूँ मैं। और उसमें अबाउट 900 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इट। और हमारा टारगेट है अबाउट 7000 क्वेश्चंस करना बिफोर यूपीपीएससी, मतलब कि 1 नवंबर से पहले हम लोग 7000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। ओके, इन द टेक्निकल एरिया, जिससे कि हमारा टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। और अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं टर्बो मशीनरी, जिसमें कि 2 वीडियोस थे। सेकंड था कि मशीन डिज़ाइन, जिसमें 3 वीडियो थे। और टोम चल रहा है और ये टोम का लास्ट वीडियो है। और टोम में करीब 5 वीडियो गए हुए हैं। टोटल हमारे 10 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं और अबाउट 1000 क्वेश्चन वी हैव डन। ओके, और आपको मेरे बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पहले वीडियो में देख लीजिएगा। और टुडे वी विल टॉक अबाउट बैलेंसिंग, गवर्नर एंड जायरोस्कोप। ठीक है, 3 टॉपिक्स कवर अप करेंगे हम लोग। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ गवर्नर। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया कि फॉर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर को स्टेबल होने के लिए कंट्रोलिंग फोर्स का जो इक्वेशन होता है, कंट्रोलिंग फोर्स इक्वेशन, वो क्या होगा। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो 3 लाइनें होती हैं बेसिकली। एक तो ये मैंने पहले खींच दी है, ये अनस्टेबल होती है, जो कि ओरिजिन से ऊपर है वो अनस्टेबल है। जो ओरिजिन से होके पास कर रही है वो आइसोक्रोनस है। एंड थर्ड वन इज़ बिलो द ओरिजिन, जिसका इंटरसेक्ट नीचे आ रहा है वाइस पे, वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो आप याद कर लो। और इसका इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, एफ इजकल टू ए आर माइनस बी। इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, एफ इजकल टू ए आर प्लस बी। और जो आइसोक्रोनस है उसका इक्वेशन आपका रहेगा एफ इजकल टू ए आर। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है हमारा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए। सेकेंड नंबर ट्राई कीजिए, फर्स्ट का सही है, सेकेंड नंबर ट्राई कीजिए। सेकेंड नंबर ट्राई करना है आपको। देख लो यार, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी है, ये सबके लिए वैलिड होती है। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे वैलिड होती है। देखो, अगर आपको 3 गवर्नर होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल वाले में, 3 या काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम 3 के बारे में बस पढ़ते हैं, वॉट, पोर्टर एंड प्रोवेल। वॉट, पोर्टर एंड प्रोवेल। ठीक है, वॉट, पोर्टर एंड प्रोवेल। हाँ ठीक है, तो देखो जो ये कंप्लीट इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये प्रोवेल के लिए लिखी हुई है। प्रोवेल के लिए पहले होता है वाट, फिर आता है पोर्टर, देन आता है प्रोवेल। देखो, और इसका डेवलपमेंट भी ऐसा ही हुआ था, पहले ये डेवलप किया गया, फिर ये वाला डेवलप हुआ, फिर ये डेवलप हुआ। तो तीसरे सबसे टफ इक्वेशन है ये, 895 अपॉन एच स्क्वायर, 895 अपॉन एच स्क्वायर इंटू ए बाई ई
इंटू ये पूरी इक्वेशन, ठीक है। और कोई अगर कह दे कि हमें पोर्टर के बारे में जानना है तो आपको सिंपल इसमें ये इरेज कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका पोर्टर का। और कोई कह दे कि हमें वॉट के बारे में जानना है तो आपको पूरा ही इतना इरेज कर देना है। अब जो बचा वो है वॉट का। तो हम किस पे थे, हमसे पूछा गया है ये हमसे पूछा गया है, देखो ये आपको फिगर देख के आइडिया लग रहा होगा कि इसमें कोई एक्सटेंडेड लिंक नहीं है, कोई ऐसे बाहर लिंक निकली नहीं है। तो ये जो हमारा है पोर्टर का है। तो पोर्टर में क्या होता है, ए बाई ई मल्टीप्लाई नहीं होता है बाहर। तो आपको कौन सा दिख रहा है, देखो। और इसमें एक चीज़ और चीज़, मैंने एन स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये वाला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डब्लू प्लस डब्लू अपॉन डब्लू इंटू जी बाई एच, ठीक है। तो दूसरे का डी, पहले का अपना ए था, दूसरे का डी हो गया। अब तीसरा सॉल्व कीजिए। मैं देखो जो टॉपिक आते जाएंगे ना, जैसे कि उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन अभी कर दूंगा, और बाद में क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली आंसर दूंगा तुरंत, ठीक है। जैसे कि हंटिंग है, आइसोक्रोनस है, 2 ही 3 चीज़ें हैं ये गवर्नर में, हंटिंग, आइसोक्रोनस, स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, बस 4 चीज़ें, हाँ, और कुछ नहीं है गवर्नर में। उसी में क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछते रहते हैं वो लोग, और उसी में कन्फ्यूज़ करते हैं। ये 4 चीज़ समझ लीजिए आप लोग, क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी मैंने चलो ठीक है, आगे करो आप, ये करो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देख लो यार, इसमें दिया हुआ है हंटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। इसमें होता है ना कि हल्की सी स्पीड में वेरिएशन आती है, तो जो हमारा वो रहता है, स्लीव रहता है, वो लगातार ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक है, मीन पोजीशन के लगातार ऊपर जाकर नीचे जाएगा, और कुछ देर में इतना सेंसिटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा ना कि ऊपर जो लगा होगा ब्लॉकेज लगा हुआ या नीचे जो ब्लॉकेज लगा उसको ही तोड़ देगा, और हमारा गवर्नर खत्म हो जाएगा, पूरा टूट टाट जाएगा उसमें। हंटिंग इसे कहते हैं। और दूसरा टर्म है आइसोक्रोनिज्म में ये होता है कि एवरी स्टेबल पोजीशन के लिए उसमें सिंगल स्पीड होती है। आर आप कितना भी वेरी करा लो, उसमें स्पीड सिंगल एक ही रहेगी। और स्टेबिलिटी मतलब चलो ठीक, 2 चीज़ें हो गई, उतना सफिशियंट है। तो आइसोक्रोनिज्म का आपको दिख गया 4 ऑप्शन। सबसे सिंपल है आइसोक्रोनिज्म वाला, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर रेडियस ऑफ रोटेशन, हर रेडियस के लिए एक ही स्पीड हो। तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। 3 का ए हो गया, ठीक है। 4 नंबर ट्राई कीजिए अब। देख लो यार, इसमें बोला गया है कि डिग्री ऑफ हंटिंग विथ एन अनस्टेबल गवर्नर विल बी लेस देन दैट विथ आइसोक्रोनस गवर्नर। तो आइसोक्रोनस गवर्नर में क्या होता है कि अगर हर पोजीशन के लिए, हर स्टेबल पोजीशन के लिए एक ही स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड को हर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम, हमेशा में यार वो स्टेबल ही रहता है हर पोजीशन पे, ठीक है। तो उसमें हंटिंग होगी नहीं, हंटिंग होती है हमारी टू द फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाए, वो काम उसमें होगा ही नहीं। और हंटिंग और सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी देख लो, एक टर्म आता है सेंसिटिविटी ऑफ द आइसोक्रोनस गवर्नर। तो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, जो रेंज होती है हमारी स्पीड की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वो डिफाइन से ऐसे करते हैं, लेकिन काफ़ी जो यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग तरीके से नहीं, गलत तरीका बेसिकली है, लेकिन मानते नहीं तो अलग बात है उनका। हर बुक में आप देखोगे अलग है, लेकिन यूपीएससी वाले एक ही तरीका मानते हैं, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। देखो एक चीज़ और जान लो कि आइसोक्रोनिज्म जो गवर्नर है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, एक चीज़ और जान लो आप, ठीक है। और आइसोक्रोनिज्म में हंटिंग 0 होती है, आइसोक्रोनिज्म में हंटिंग 0 होती है और सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होती है। तो हंटिंग 0 है तो इसे बोला गया है कि अनस्टेबल गवर्नर में हंटिंग कम होगी दैन द आइसोक्रोनस। यार आइसोक्रोनस में तो 0 हंटिंग होती है, उसमें कैसे, तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 4th का डी आ जाएगा। 5th करिए।
जो फिफ्थ मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, सेंसिटिविटी ऑफ द आइसोक्रोनस गवर्नर इन्फिनिटी मैं बता चुका हूँ अभी, जस्ट मैंने बताया अभी। सिक्स नंबर ट्राई कीजिए, सिक्स नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं, और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आई एम नॉट द टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ पीपीएससी एई के लिए। तो मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितने भी हमारे एरर्स रहेंगे, या फिर मैं कुछ गलत बताता हूँ या कुछ गलत बताऊँगा नहीं बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत जगह से वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो अगर कुछ भी एरर फिर भी आता है, मान लो 0.1% भी, तो एरर जो होगा वो नलीफाई हो जाए बस। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। ओके, और यार चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, जितने लोग देखते हो चैनल। अब देख लो, इसमें कहा गया है जो वॉट गवर्नर होता है, वो मैंने अभी इक्वेशन लिखवाई थी ना, ये H=895/n²। तो ये जो होता है ना यार, ये इससे आता है, देखो ω²/g/h होता है। इसको जो सॉल्व आउट करते हैं ना, तो हमारा ये निकल के आता है यहाँ से। ओके, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ω²/g/h। इसमें h पूछा हुआ है, तो h को इस साइड कर दो, h को इधर ला दो, ओमेगा को इधर ला दो, तो आपका h बराबर g/ω² हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो बी, सिक्स का बी हो जाएगा। सेवन्थ ट्राई कीजिए, सिक्स का बी दिया भी है, सेवन्थ ट्राई कीजिए। इन क्वेश्चन बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं न्यूमेरिकल है नहीं। अगर न्यूमेरिकल मिलता है तो मैं देता हूँ 35 से 40 सेकंड देता हूँ, फिर इसमें नहीं मिलेगा टाइम। ये सेकंड्स में क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ टाइम बचाओगे ना, जो 15-20 सेकंड जो होता है, वही टाइम आप ऐसे क्वेश्चन लगा पाओगे जिसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में लगते हैं 2 या 3 मिनट लगते हैं ना, इसलिए स्पीड में बहुत अच्छी रखनी है। तो देखो, इसमें कहा गया है कि फॉर अ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड, अगर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड हो रहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव इज़ वेरी हाई, स्लीव का डिस्प्लेसमेंट वेरी हाई हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो गवर्नर हमारा है बहुत सेंसिटिव है। हल्का सा स्पीड वेरिएशन आया, मतलब हल्का सा हमारे जो सिस्टम है या कोई इंजन है उसमें लोड बढ़ा, तो इसकी स्पीड कम होगी, तो गवर्नर तुरंत देखेगा अरे स्पीड कम हो रही है, तुरंत जो एच है, एच जो है वो वेरी कर जाएगा। एच वेरी करेगा आपका, तो पेट्रोल या डीजल उसमें ज़्यादा जाएगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो सेंसिटिव गवर्नर बोलेंगे उसे। तो सेवन्थ का सी हो गया। एट्थ करिए। अरे देखो यार, ये क्वेश्चन जो है अभी हमने डिस्कस की, मैंने बताया था कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था। मैंने पहला क्वेश्चन वही लिखा था कि पहले वॉट आया, फिर पोर्टर आया, प्रोवेल आया, फिर इसके बाद प्रोवेल आया, फिर उसके बाद हार्टनेल। तो एक 3 वाट, देन पोर्टर, देन प्रोवेल, 3 1 4 2, 31 42। आपका 31 42 कहाँ पे है, बी में। तो एट्थ का बी हो जाएगा, एट्थ का बी सही है। नाइन्थ नंबर ट्राई कीजिए, नाइन्थ नंबर। देखो यार, इसमें कहा गया है ना कि इन ऑर्डर टू हैव द सेम इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, ये जो ओमेगा टाइप का बना हुआ है वो है वेट बॉल्स का,
गिवन वैल्यू ऑफ बॉल्स ऑफ वेट एंड जो डब्ल्यू है इस स्लीव का वेट है, एंड एच द मासेस ऑफ द बॉल यूज इन द प्रोवेल गवर्नर आर लेस। हाँ, प्रोवेल गवर्नर में देखो यही एडवांटेज था हमारा कि जो प्रोवेल गवर्नर आया ना तो उसका वेट कम हो गया और उसने आउटपुट जो है सेम दिया पोर्टर का ही, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था हमारा। तो हमने वही वॉट पहले डेवलप किया था, फिर पोर्टर डेवलप किया था, फिर प्रोवेल। तो पोर्टर में ही दिक्कत थी कि दो तीनों बता दे रहा हूँ मैं। वॉट में दिक्कत थी ना, वॉट में अगर हम 70 से 80 आरपीएम से जा रहे थे तो उसकी जो कोई मतलब नहीं दे रहा था, वो एच को वेरी नहीं करा रहा था उतना ज़्यादा, ठीक है। और कोई इंजन हमारा 100 आरपीएम से चलता नहीं है तो वॉट वैसे ही बेकार हो गया। फिर हमने डेवलप किया पोर्टर, तो पोर्टर में ये दिक्कत आ गई कि उसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो अब यार सिंपल सी बात है, इंजन में अगर आप वेट बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी घटेगी, ये दिक्कत थी। फिर हमने प्रोवेल को डेवलप किया, तो उसमें ये रहा कि वेट कम हो गया लेकिन आउटपुट सेम रहा, ठीक है। यही जो 3 गवर्नर है वो इसमें यही अंतर है। तो आप देख लो, इसमें यही कहा गया कि जो प्रोवेल होता है उसमें सेम आउटपुट है, फॉर द सेम आउटपुट है, लेकिन बॉस का जो मास है वो कम हो जाता है। और इसमें जो एक्सटेंशन टाइप का लगा देते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा इसमें। बी के अगर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। और जहाँ तक मुझे मानना होगा इसमें रुक जाओ, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। और ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आप बिकॉज लगा दीजिए बीच में, बस आंसर आ जाएगा। मैं ए मारूंगा इसका, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन लिंक लगती है, उसी की वजह से सारा अंतर आता है। जो ये टर्म आ जाता है, ये वाला टर्म, इसी की वजह से सारा अंतर आता है, ठीक है। तो मैं ए मारूंगा, आंसर भी ए दिया है। 10th नंबर ट्राई कीजिए। हाँ देखो, 10th नंबर रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th का है, आप आंसर लिख लो। और 18th में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ दिया हुआ है ऐसे। 10th का बी आंसर है, रिपीटिशन है क्वेश्चन का। 11 ट्राई कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको यार, हार्डनल गवर्नर अगर ऐसे है तो अनस्टेबल है, अगर सेंटर से जा रहा है तो आइसोक्रोनस है, और नीचे से जा रहा है तो स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें आइसोक्रोनस के बारे में पूछा गया है तो सी आ जाएगा। 11th का सी हो जाएगा। 12th ट्राई कीजिए। इसलिए मैंने डिस्कस स्टार्टिंग में चीज़ों कर दिया जिससे कि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। 12th नंबर ट्राई कीजिए। ये देख लो यार, जो हार्डनल गवर्नर होता है इसमें ऐसी लिंक लगी होती है, जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है ऐसा लिंक होता है। और इसमें यहाँ लगी होती है स्प्रिंग यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये ऐसे मान लो ये होता है ऐसे, ठीक है। जब स्पीड बढ़ती है तो यहाँ होता है ये वर्टिकल वाला, और ऐसे ऐसे घूमता है और स्प्रिंग को दबाता है, ये अंगूठा जो दबा रहा है स्प्रिंग को, ठीक है। और स्पीड जब कम होती है तो ऐसे होता है, ठीक है। स्प्रिंग खुलती है, यही इसमें होता है, यही उसमें होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो मोशन है वो रेडियस का चेंज है, और जो ये मोशन है जो अंगूठे का ऐसे मोशन है, ये स्प्रिंग दबती है खुलती है उतने में। तो आप देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इन्होंने कर दिया है क्वेश्चन कुछ नहीं। तो पहले रेडियस का चेंज उन्होंने बोला है 20 से 14 हो गई है रेडियस, मतलब कि डेल्टा L1 6 आ रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप ट्रायंगल लॉ लगा दोगे
तो यहाँ 20 था, 20 पे 6 वेरिएशन आ रहा है, तो यहाँ 10 है तो 10 पे 3 का वेरिएशन आएगा, डेल्टा L to 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे 3 मार दो, 12th का B। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया है फॉर मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन ऑफ एन इंजन एज अ प्राइम मूवर इट मस्ट हैव। इसमें यार दोनों होना चाहिए, फ्लाई व्हील भी होना चाहिए, गवर्नर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो बोथ अ फ्लाई व्हील एंड गवर्नर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। सी, 13 का सी। 14 नंबर ट्राई कीजिए। जैसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फ्लाई व्हील्स एंड गवर्नर ऑफ एन इंजन आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप। ओपन लूप कैसे हो सकता है यार? मान लो हमारा इस सिस्टम चल रहा है, स्पीड बढ़ गई या नहीं, स्पीड लोड बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ गया तो स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। तो हमें एक फीडबैक सिस्टम चाहिए ना कि हाँ स्पीड कम हो रही है, तो हमारा गवर्नर रिसीव तभी करेगा कि स्पीड कम हो रही है तो हमें पेट्रोल या फ्यूल ज़्यादा डालना है। ठीक, तो ये क्लोज लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप नहीं होता है। तो पहला ही गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया। दूसरा पढ़िए, गवर्नर इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल। हाँ सही है, सेकंड इज करेक्ट वन। एंड थर्ड वन पढ़िए फिर, द थर्मोस्टेट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड रिलीफ ऑल ऑफ द, ये सब रिलीफ ऑल ऑफ द, ये भी क्लोज लूप होता है। ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशंस हैं। सेकंड एंड थर्ड सही है, तो बी होना चाहिए। 14th का बी। 15 नंबर कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा गवर्नर स्टेबल होगा। तो सिंपल है, अगर आपकी रोटेशन, रेडियस रोटेशन बढ़ रहा है, रेडियस रोटेशन तभी बढ़ना चाहिए जब स्पीड बढ़ेगी, और तभी घटना चाहिए जब स्पीड घटेगी। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। इंक्रीज विथ इंक्रीज, डिक्रीज विथ डिक्रीज। तो अब इंक्रीज विथ इंक्रीज ढूंढ लो कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है। तो 15th का सी, 15th का सी दिया है। 16 करिए। अब 16 नंबर जो है एप्लीकेशन है, तो ये कोई डिराइव नहीं करेगा ऐसे, ये याद होना चाहिए आपको। इसका आंसर था पिकरिंग गवर्नर। ठीक है, 16 का सी। 17 करिए। और एक चीज़ और जान लो यार, जितने में एक जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स जो होते हैं, मान लो हम 3 पढ़ते हैं, वो वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड पावेल गवर्नर, उसका जो फोर्स रेडियस कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम होता है ना, वो कर्व होता है, और हार्टनेल गवर्नर का स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर देखो ऐसी लाइन है अगर कोई, ठीक है, तो आप देखो एक चीज़ देखना, ये होती है स्पीड लाइन्स हमारी होती है, ये एफ होता है इस साइड, इधर आर होता है, ये स्पीड लाइन्स। अगर स्पीड बढ़ रही है, जो स्पीड बढ़ रही है ऊपर की तरफ, तो आर देखो आप, आर बढ़ रहा है, पहले यहाँ था, अब स्पीड और बढ़ाएंगे आप तो आर और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये जो हमारा है स्टेबल है। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट एक ले लो, कोई भी एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए ले लिया आपने, तो आप ये देख रहे हो कि जो स्पीड लाइन है, ये स्पीड लाइन जो है उसका स्लोप कंट्रोल फोर्स के स्लोप से कम है। ठीक, मतलब कंट्रोल फोर्स का स्लोप ज़्यादा है स्पीड लाइन से। तो ये ढूंढ लो, ये दो पैराशूट नहीं दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व शुड बी लेस देन दैट ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द स्पीड। ये गलत है यार, लेस देन कहा कैसे हो गया? स्लोप ऑफ द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व शुड बी मोर देन फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये चला गया। दूसरा पढ़िए, आइसोक्रोनिज्म फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कैन बी अचीव्ड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ ठीक है, देखो आइसोक्रोनस, देखो स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है गवर्नर के लिए। लेकिन अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है,
तो आइसोक्रोनिज्म गवर्नर के लिए सेंसिटिविटी जो होती है वो इन्फानाइट होती है। इसका मतलब क्या समझ रहा हो कि इसमें इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है स्टेबिलिटी में, ठीक है। और अगर दो चीज़ें रेसिप्रोकल है, एक बहुत ज़्यादा हो गई तो दूसरी छोड़ कम हुई होगी, तो वही दूसरा स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कह दिया जो आइसोक्रोनिज्म फॉर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कैन बी अचीव्ड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी को हमने खोया है तभी हमें आइसोक्रोनिज्म मिला है और इनफाइनाइट सेंसिटिविटी मिली है, ठीक है। तो दूसरा सही है। अब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। अब तीसरा चेक कीजिए। व्हेन द स्लीव ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर रीचेज इट्स टॉप मोस्ट, इंजन शुड डेवलप मैक्सिमम पावर। यार ये देखो, जो स्लीव अगर ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, रेडियस बाहर हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि इंजन पे लोड कम हुआ है, ठीक है। हम मान लो अगर 5 ml डाल रहे थे पेट्रोल पर सेकंड, 5 ml, और हमने देखा अचानक स्पीड बढ़ने लगी, स्लीव हमारा ऊपर जाने लगा, इसका मतलब क्या है, पावर बहुत जनरेट नहीं हो रही है, लोड कम हो गया है, इसलिए स्पीड बढ़ने लगी। तो जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा स्लीव ना, रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो पेट्रोल की डिलीवरी कम हो जाएगी। हम पेट्रोल देना कम करना शुरू कर देंगे, जो 5 ml दे रहे हैं 2 ml देने लगेंगे, जिससे कि हमारा स्पीड कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये लाइन गलत है। ओनली 2 इज़ करेक्ट, देन आंसर शुड बी सी। 17th का सी। 18th करिए अब। हाँ, ये चीज़ अब देखो, मैं बहुत ध्यान सुनना बहुत। जो अगर यूपीएससी पेपर कोई बना रही है, यूपीपीएससी बना रही है, तो मैं उसका बता दे रहा हूँ। यूपीएससी हमेशा अगर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है तो N1 माइनस N2 को ऊपर लेगा। सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है तो अगर यूपीएससी पेपर बना रहा है तो हमेशा फॉर्मूला रहेगा आपका रेंज ऑफ स्पीड। N1 माइनस N2 क्या हुआ है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, N1 प्लस N2/2, ठीक है। अगर यूपीएससी पर बना रही है तो आंसर देखो यही है, ठीक है। लेकिन सही टर्म में अगर देखा जाए, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 1/N1 माइनस N2। अब एक चीज़ देख रहे हो, आइसोक्रोनिज्म में एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि इसकी सेंसिटिविटी इन्फानाइट होती है, ठीक है। तो इन्फानाइट सेंसिटिविटी कब होती है, जब रेंज जो है, नहीं सॉरी, एक समझाता हूँ आपको बढ़िया से। आइसोक्रोनिज्म में बोला गया है यूनिवर्सल स्टेटमेंट कि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो इन्फानाइट होती है, और सेंसिटिविटी इन्फानाइट है इस, ठीक है। एक चीज़ हमने ध्यान दिया, और हमने उसमें एक चीज़ और पाई है कि जो रेंज होती है 0 होती है, क्योंकि एक ही स्पीड होती है सारे रेडियस के लिए। तो अगर पहला फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो लगा देंगे तो सेंसिटिविटी 0 हो जाएगी, लेकिन अगर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब सेंसिटिविटी इन्फानाइट होगी। तो सही देखो यही है, लेकिन अगर यूपीएससी पेपर बना रही है तो आपको टिक ऊपर वाला मारना है। अब यूपीएससी का यही खेल है यार, ये एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है ना। ये आप किसी भी टीचर से क्वेश्चन करोगे, किसी भी टीचर से, वो यही बताएगा, यूपीएससी वही मानती है। ओके, तो आप ये जान लो कि यही समझाना, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में कहा था कि रिपीटेशन ऑफ 18 नंबर है, ये भी अच्छे से ही समझाना था बस। तो आप इसमें आंसर मारोगे। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि यूपीपीएससी क्या देगी या क्या नहीं देगी, नो वन नोज़, कोई नहीं जानता है। तो लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि यूपीपीएससी जो है फॉलो करती है, यूपीएससी भी फॉलो करेगी। और मैं अपनी बता दे रहा हूँ, आपका मुझे नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अपना मैं बता दे रहा हूँ। अगर यूपीपीएससी में अगर पूछा गया क्वेश्चन तो मैं यही मारूंगा जो गलत वाला है, N1 माइनस N2 अपॉन N एवरेज। क्योंकि यार सिंपल सी बात, यूपीएससी दे रहा था, यूपीपीएससी वही कॉपी पेस्ट चलता है, क्वेश्चन मत वही आदमी बनाता है कि आदमी यूपीपीएससी जैसे क्वेश्चन बस आईआईटी बनाता है, जेईई एडवांस वाला, और सब लोग टीपते हैं उसका आगे पीछे करके, ठीक है। तो आप जान लो, अब आंसर इसका हो जाएगा आपका, क्या आंसर होगा, डी। 18th का आंसर है डी। 18th का डी है, 19th करिए। तो वैसे ये अगेन क्वेश्चन रिपीटिशन है, इसमें फिर वही स्लोप की बात कर दी गई है। इन्होंने फिर से कह दिया कंट्रोलिंग फोर्स कर्व का स्लोप कम होना चाहिए, जबकि मैंने अभी आपको दिखाया था ऐसा होता है ना, तो स्लोप ज़्यादा ही होता है इसका, हर एक पॉइंट पे जो कंट्रोलिंग फोर्स है ये वाला, इसका स्लोप ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि अगर लोड अगर लोड ऑन द प्राइम मूवर, लोड अगर घटा देंगे तो सिंपल, अगर लोड घटाओ तो स्पीड बढ़ेगी तो स्लीव ऊपर उठना शुरू होता है, अपर मोस्ट पे टच करेगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर लोड ऑन द प्राइम मूवर सडनली ड्रॉप्स द स्लीव शुड एट वंस रीच लोअर मोस्ट पॉइंट। गलत है, लोअर मोस्ट नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर उठता है, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो ऊपर उठता है, खुलता है, ऐसे खुलता है वो, तो ऊपर उठता है, इस डायरेक्शन में बंद होगा और डेडली खुलेगा वो, ठीक है। ये भी गलत है, तो नाइदर भी। 19th का डी। 20th नंबर ट्राई कीजिए।
देखो इसमें बोला गया है कि अ गवर्नर रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव पे कितना फोर्स लगेगा। सिंपल सी यार, अगर कांस्टेंट स्पीड कोई चल रही है तो देखो इसमें उन्होंने जो बोल दिया है ना कि कितना फोर्स लगेगा, ये बेसिकली क्वेश्चन कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनको पूछना चाहिए था नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स 0 होगा, आंसर 0 मारेंगे इसका। अब तो भावनाएं समझनी होती हैं एग्जामिनर की, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ नेट लिखना भूल गया हो, ठीक है। तो 20 का ये आंसर होगा। और ये देखो यार, मैं अगर कोई क्वेश्चन, मैं अगर जब कभी कहता हूँ ना कि बुक में आंसर दिया, इस बुक में आंसर कुछ और दिया है लेकिन मेरा आंसर कुछ और है, जो मेरा आंसर होता है ना, वो ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च करने जाता हूँ, कहीं कहीं रिसर्च जाता हूँ, मैं 3-4 बुक्स देखता हूँ बस, प्रीवियस ईयर्स देखता हूँ कि क्या बेस्ट सुटेबल आंसर है, वही बताता हूँ कि मेरा आंसर भी वही है, जिससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ, उसको कहता हूँ मेरा आंसर है, ठीक है। कुछ लोग डाउट कर रहे थे कि अपना आंसर बोलते हो कैसे बोल देते हो, तो मैंने बता दिया आपको। और हाँ, एक डाउट अभी भी और आ रहा है लोगों को कि जो नोटिफिकेशन, जो मैं कुछ वीडियो डालता हूँ, वीडियो तो कभी भी आता है, रात में भी सुबह में भी, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। तो आप एक नोटिफिकेशन बेल है वो आप दबा दोगे तो आप पे वो जो नोटिफिकेशन टाइप का आ जाएगा करेगा टंडन से बोल के, ठीक है। 21 ये जो है फिर क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि विचर तो कौन स्टेबल गवर्नर की बात की गई है, तो स्टेबल जो होता है हमारा नीचे वाला होता है, जो ये लाइन होगी थर्ड वाली, ये नीचे जाएगी ना, थर्ड तो मतलब सी, 21 का सी, 22 ट्राई कीजिए। देखो एक चीज़ देख लो, ये क्वेश्चन देख लो आप, इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि जो हम कार्डिनल गवर्नर है वो घुमा रहे हैं, तो फोर्सेस जो है सेंट्रीफ्यूगल ये आ रहा है, ये आ रहा है एट द रेडियस दिस एंड दिस। तो जब और इसमें बोला गया है कि जो वर्टिकल आर्म है और हॉरिजॉन्टल आर्म है दोनों की लेंथ सेम है, मतलब एक्स एक्स मान लेते हैं। तो इसमें इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, ठीक है। तो जो स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा वो भी 5 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो सिंपल अब इक्वेशन लगा दो कि 2000 फोर्स इधर लग रहा है, 2000 फोर्स इधर जब लग रहा है और नीचे इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो आप इस पॉइंट को अबाउट मूवमेंट ले लो। मूवमेंट लेंगे तो 2000 इंटू एक्स इक्वल टू FS1 जो स्प्रिंग फोर्स है वो आधा हो जाता है, आधा क्योंकि आधा इस साइड रहता है आधा इस साइड रहता है, तो FS1/2 लेते हैं हमेशा हम, तो इंटू x/2। फिर दूसरा करेंगे 100x इक्वल टू यही करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 1900 गुणित 2 बराबर k इंटू डेल्टा एल आ जाएगा। तो k की वैल्यू k इक्वल टू 3800 अपॉन डेल्टा एल था, तो डेल्टा एल हमारा 5 आया, मैंने यहाँ दिखा दिया आपको पहले ही। तो इसका आंसर जो हमारा आ रहा था
इसका आंसर क्या आएगा? 760 के आसपास आ रहा था, ठीक है, 760 या 380, 760 आ रहा था। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं शायद 21वें का। 22 नंबर है ना, 22 कोई आंसर है नहीं, उसको सोल्यूशन देख लेता हूँ मैं क्या दिया है। 22 का आपका आंसर 760 है, कोई आंसर इसमें है नहीं। अगर मानना होगा तो आप डी मार सकते हो, लेकिन कोई आंसर इसमें है नहीं, ठीक है। 23 नंबर ट्राई कीजिए, 23 नंबर। तो ऐसे बोला गया 23 में कि अ सेंसिटिव गवर्नर इज सेड टू बी सेंसिटिव कब कहेंगे? जबकि अगर हल्का सा लोड घटे और स्पीड बढ़ती है, तुरंत वो भाप ले कि हाँ स्पीड बढ़ रही है और तुरंत फ्लक्चुएशन ला दे, ठीक है। तो सेंसिटिव व्हेन इट रेडिली रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन स्पीड, सही है पहला। सेंसिटिव तभी नहीं कहेंगे। और दूसरा कि आइसोक्रोनस हैज़ नो सेंसिटिविटी, मैं बता चुका हूँ आइसोक्रोनस में इन्फिनिट सेंसिटिविटी होती है, तो दूसरा गलत हो गया। तो ये ऑप्शन गया। तीसरा चेक करते हैं, हंटिंग इफ इट इज़ टू सेंसिटिव। हाँ, हंटिंग तभी होती है जब सेंसिटिवनेस ज़्यादा होती है, तभी ना जो स्लीव बताया लगता है ऊपर नीचे लड़ने जाके, ठीक है। तो 13 आंसर होगा। आंसर इज 23 का सी। 24 करिए। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है टू लिमिट द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल। ईच साइकिल नहीं होता यार, बिटवीन द साइकिल्स होता है। आप फ्लाईव्हील लगाते हैं विद इन द साइकिल के लिए, ईच साइकिल के लिए, ठीक है। और जो गवर्नर लगता है वो बिटवीन द साइकिल, मतलब एक साइकिल से दूसरे साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, फ्लाईव्हील को बोलते हैं हम लोग इंट्रा साइकिल और गवर्नर को बोलते हैं इंटर साइकिल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। और देखो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द इंजन साइकिल कांस्टेंट, गलत है। फ्यूल का ही तो ये मेंटेन करता है, फ्यूल कब बढ़ाना है कब बढ़ाना है लोड के हिसाब से। टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक सेफ्ट, हाँ ये सही है। रोटेशन को कांस्टेंट मेंटेन करना है, लोड बढ़े या घटे मेंटेन कांस्टेंट करना है स्पीड को, इसीलिए वो फ्यूल को बढ़ाएगा कम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए 24 का। लेकिन इन्होंने कुछ और दिया हुआ है। 24 का बी दिया है इन्होंने, सॉरी यार, इन्होंने बी दिया है आंसर, लेकिन मेरा आंसर सी रहेगा, ठीक है। मैं सी मारूंगा, इनका आंसर बी दिया है इन्होंने। आप बस आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को जो क्वेश्चन नंबर है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो मैं आंसर दे रहा हूँ। दो छठे चैप्टर में 17वां क्वेश्चन था, ये मैंने कराया हुआ है आपको। आप अगर पीछे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो सिंपल है, आप कर लोगे। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या होता है फ्लाईव्हील वाले चैप्टर में से। तो 25 का आंसर दे रहा हूँ मैं, कर ही देता हूँ। जो डेल्टा है, देखो डेल्टा आर कितना है 20 है, एवरेज कितना आएगा 400। फ्लक्चुएशन ये होता है ना कि रेंज अपॉन एवरेज, तो ये काटोगे जब तो 0.05 है, 1/20 में 0.05 आएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। 26 करिए। देखो इस क्वेश्चन में एक फोर्स दिया हुआ है, देन ये दे दिया रेडियस रोटेशन, देन अगेन फोर्स दिया है, रेडियस रोटेशन दे दिया है। तो सिंपल है, आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल लो, आप, या फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालो, वो बेटर रहेगा।
तो इक्वेशन जब निकालोगे तो ये बन जाएगा y=6x+2। तो ये लाइन ऊपर से पास हो रही है, और ये बता चुका हूँ जो लाइन ऊपर से पास होगी वो अनस्टेबल रहेगी, जो सेंटर से पास होगी आइसोक्रोनस रहेगी, जो नीचे से पास होगी वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल गवर्नर। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक और तरीका है कि आप स्लोप को, जो स्लोप मैंने बताया था ना, कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जो स्पीड स्लोप है, तो तो आप सीधे कर दो df/dr शुड बी ग्रेटर देन dn/dr। ठीक है, तो देख लो ये छोड़ा दी फर्जी, ये क्या करना है इसको, और करना है क्या वो कर सकते हो इसको सिंपली। स्लोप देख लो 14/24/4, ये 6 स्लोप है, इसको ज़्यादा होना चाहिए 38/2। ये 19 हो गया, ये गलत है ना, अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे भी गलत है, और 6 फिर स्लोप मान के आप चल लो, और यहाँ पे देख लो दूसरी जगह पे 14/2, यहाँ भी 7 आ गया। ठीक, कोई मतलब नहीं है, 38/6 करना था यहाँ पे वैसे के लिए, 38/6, तो ये 6 से ज़्यादा है, यहाँ ये 7 6 से ज़्यादा है, तो अनस्टेबल ही आएगा, चाहे जिस तरीके से देखो अनस्टेबल ही आना है। 27 नंबर करो, 27 नंबर। इसका फार्मूला जिसको पता वो कर लेगा, नहीं इसको पता वो नहीं कर पाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन का फार्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 10 दिया हुआ है, वेट दिया है 50, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.2। 27 का सी। 28 नंबर ट्राई कीजिए। Those leave and each passes this if the friction between this। फिर से यार वही पूछ दिया क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन। तो फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है 10/250, वेट पर ले लो, तो ये आ जाएगा 1/0.04 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 28 का सी। 29 कीजिए। तो स्पीड आपकी यही होना चाहिए यार, अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इट्स सिंपल स्पीड है। घंटी बज रही है, मंदिर है बगल में। देखो इसमें कहा गया है कि जो हमने भी ग्राफ बनाया था ये, इसमें आप जब ड्रा कर रहे थे एन की स्पीड, तो हर एन के लिए अलग आर आ रहा था कि नहीं, हर स्पीड के लिए अलग आर, यहाँ आर होता है, यहाँ एफ होता है, और एन की वैल्यूज़ होती हैं N1 N2 N3। तो गवर्नर स्टेबल तभी होगा जब हर स्पीड के लिए एक अलग रेडियस आए। ठीक है, तो ए 29 का ए 30 ट्राई कीजिए। ये सब क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं हमारे कई बार जो आ रहे हैं अब। तो इसमें बोला गया कि व्हेन स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो ऑफ द मीन स्पीड, मतलब वही ना कि ये मीन स्पीड आपकी लगा इसी के ऊपर ऊपर नीचे होने लगातार, तो इसी को हम हंटिंग कहते हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा है ना कि जो ऊपर जाके ब्लॉकेज होगा उसको तोड़ देगा, जाके ऊपर नीचे जहाँ लगा हुआ कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है, उसको जाके तोड़ देगा, समझे? इसी को बोलते हैं हंटिंग। तो 30 का आपका हो जाएगा डी। 30 का डी दिया भी है। 31 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई कीजिए।
31 ट्राई कीजिए। दोस्तों बोला गया कि सेंट्रीफ्यूगल कॉर्नर अगर इस एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेबल है तो क्या ये हर पोजीशन में स्टेबल होगा? हाँ, ये स्टेबल होता ही है। ठीक है, ये मैंने बुक से पढ़ा था। बुक क्या, प्रीवियस ईयर थी एक कोई। ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा कि पोर्टर गवर्नर इज स्टेबल गवर्नर थ्रू आउट इट्स रेंज ऑफ ऑपरेशन। हाँ सही, ये भी सही है। तो 31 का बी आंसर होगा। और जो 32 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 का रिपीटिशन है, तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, आंसर डी है इसका। और जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो उसका आंसर दे रहा हूँ मैं, डी है। 34 नंबर ट्राई कीजिए। तो यही हज़ारों बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हर जगह के लिए एक ही स्पीड दी गई है तो वो आइसोक्रोनस गवर्नर होगा। आइसोक्रोनस 34 का भी डी। और 35 जो है 34 का ही रिपीटिशन है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ एक बार। 31 का, हाँ देखो 31 का इन्होंने आंसर यार ना, जो 31 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर इन्होंने डी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा आंसर जो है बी है। मेरा आंसर जो है बी है। अगर आपको अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन मिल रहा हो कहीं से तो वो मुझे बताइएगा। ठीक है, 31 का। ठीक है, तो 31 का डी, डी 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 35 का भी सही है। तो आप 36 नंबर ट्राई कीजिए अब। देखो, जो पावर ऑफ कॉर्नर होती है ना, वर्क डन एट द स्लीव फॉर अ गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यही होता है पावर। ठीक है, 36 का सी आंसर होगा। 36 का सी है भी। 37 रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 30 का, तो 37 का आंसर आपका दिया हुआ है डी। देन 38 नंबर ट्राई कीजिए। 38 नंबर।
तो इसमें ये दिया है ना, कोई सेम क्वेश्चन अगेन रिपीटिशन है कि कोई हार्डिनल गवर्नर रोटेट कर रहा है, अगर स्पीड बढ़ती है तो जो रेडियस बढ़ने लगता है, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल जो बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो 1800 फोर्स लग रहा है 25 सेंटीमीटर रेडियस पे, 100 फोर्स लग रहा है 20 सेंटीमीटर रेडियस पे। तो ये आप देख लो कि जो आर्म्स हैं, आर्म्स की लेंथ सिंपल है, तो सिंपल आर्म की लेंथ सेम है, तो जो ये डिफ्लेक्शन है वही डिफ्लेक्शन सेम यहाँ पे होगा। तो हमने सेम फोर्स लगा दिया इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया। तो मूवमेंट लेते जाएंगे, करते जाए, सॉल्व करते जाएंगे। तो 17 ये दो जो आ रहा है बाई में ना, वो ड्यू टू द डिवीजन आ रहा है। ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है बढ़ता है, आधा लेफ्ट साइड आधा राइट साइड। तो सॉल्व करने पे S इंटू डेल्टा एल आपका FS1 माइनस FS2 आ गया है 3400। तो FS1 माइनस FS2 को लिख सकते हैं S इंटू डेल्टा एल, और डेल्टा एल हमारा 5 है, 5 से जब डिवाइड इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 680। आंसर इज डी, 38 का डी आंसर आ जाएगा। 39 ट्राई कीजिए, 39। देखिए 39 जब आप जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको एक लाइन लिख जानी चाहिए। जैसे ये है यार, ये जैसे इन अ स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड इंजन द स्प्रिंग लोडेड गवर्नर मैकेनिज्म इज फिटेड ऑन द कैम्प सेट ऑफ द इंजन। इतना डिटेल में किसी को पता रहता नहीं है, तो आप इसको छोड़ोगे, अगला स्टेटमेंट पढ़ोगे। हंटिंग अकर्स व्हेन द गवर्नर इज नॉट सेंसिटिव। ये गलत है ना यार, गवर्नर सेंसिटिव होगा तभी नहीं लगेगा ऊपर नीचे मूव करने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये काट दो, ये काट दो, ये बचा आपका सी। तो 39 का सी। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ऐसे दिए ही जाते हैं यही पकड़ने के लिए कि ऐसे आपको कैच करना है। ओके, तो 40 नंबर ट्राई कीजिए, 40 नंबर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपकी स्पीड में चेंज आता है ड्यू टू द लोड वेरिएशन, तो जो कौन सा गवर्नर है जो कि मैक्सिमम चेंज देगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है स्लीव का, ठीक है, जो स्लीव हमारी ऐसे लगी होती है ऊपर से, किस में सबसे मैक्सिमम जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सेंसिटिव गवर्नर में जाएगी। तो 40 का बी। हंटिंग नहीं मारेंगे, हंटिंग की बात अलग होती है, हंटिंग चीज़ ही अलग होती है, तोड़ फोड़ करने वाला। तो ये हमारा ये जो चैप्टर है ये गवर्नर वाला ख़त्म हो गया है। और अगला चैप्टर आ रहा है आपका अबाउट द जायरोस्कोप एंड बैलेंसिंग, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन करिए, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, एक चीज़ समझ लो आप, बैलेंसिंग में दो टाइप बैलेंसिंग होती है। एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। स्टैटिक बैलेंसिंग में हम जब बस फोर्सेस को करते हैं जीरो, और जो डायनेमिक बैलेंसिंग होती है उसमें फोर्स को भी और मोमेंट को भी जीरो करते हैं। तो अगर कोई कह दे कि अगर कोई सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली स्टैटिकली बैलेंस हो गया, क्योंकि हमने डायनेमिक में फोर्स भी ले लिया है, मोमेंट भी ले लिया है, ठीक है। इतना समझ लो, इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ एक मास यहाँ लगा हुआ है, एक मास यहाँ लगा हुआ है, सिंपल एक फोर्स यहाँ आएगा, एक फोर्स यहाँ आएगा, तो फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो मूवमेंट, जो कपल बन जाएगा आपका, जो इसका कपल बन जाएगा ड्यू टू दिस डिस्टेंस, कपल जो बन जाएगा वो तो नलीफाई नहीं हो पाया ना। इसका मतलब ये इसके फोर्सेस बैलेंस है, मोमेंट बैलेंस नहीं है, कपल इसमें है, दैट्स वाई इट इज स्टैटिकली बैलेंस, ठीक है, डायनेमिकली बैलेंस नहीं है ये। तो आप पहले का बी ऑप्शन मार दोगे, दूसरा करिए। दो, जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि अगर डिफरेंट, अगर, और हाँ एक चीज़ और जान लो, जो अगर कोई ऐसे सैफ्ट है या कोई भी रोटर है, इसमें एक प्लेन में
काफ़ी सारे मासेस लगे हुए हैं, ये मान लो प्लेन है, काफ़ी सारे मासेस लगे हुए हैं चारों तरफ, तो इसमें आपको बस फोर्स बैलेंस करना है, ठीक है, फोर्स बैलेंस, क्योंकि फोर्सेस जो है आगे ऊपर नीचे लगेंगे, ठीक है, फोर्स बैलेंस करना है। इसमें मोमेंट की टेंशन आपको नहीं लेनी है, मोमेंट की टेंशन वहाँ लेनी है जहाँ पे इस प्लेन में कुछ हो, कुछ चीज़ें इस प्लेन में हो, तब टेंशन लेनी है। तो अगर मोमेंट की टेंशन लेनी है तो फोर्स की टेंशन तो लेनी ही लेनी है, तो वहाँ हम लगाएंगे डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। अब समझ गए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें बैलेंसिंग में, आप वो जान जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको बड़े इजीली हो जाएंगे। वो मैंने देखो दो चीज़ें अभी तक समझा दी है, दो चीज़ें, स्टैटिकली बैलेंसिंग क्या होती है और डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होती है, और प्लेन्स के बारे में मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही दिया गया कि अगर डिफरेंट प्लेन्स में लगा हुआ है तो डायनेमिक इन्होंने बता भी दिया कि इज डायनेमिकली बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए, मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो अब वो वाला क्वेश्चन ढूंढ लो, फोर्स गलत गलत, ये सही है, फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल आर बोथ इक्वल टू जीरो, दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरा करिए। हाँ, एक चीज़ और जान लो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। जो प्राइमरी डायरेक्ट होता है जो, वो क्रैंक की डायरेक्शन में होता है थीटा पे, ठीक है। और जो प्राइमरी रिवर्स होगा, ये प्राइमरी डायरेक्ट हो गया, जो प्राइमरी रिवर्स होगा वो जिस डायरेक्शन क्रैंक घुमाया हुआ है उससे अपोजिट, लाइन ऑफ स्ट्रोक से उतना ही अपोजिट, मतलब 30 इतना अपोजिट, ठीक है। ये प्राइमरी रिवर्स हो गया। अब सेकेंडरी डायरेक्ट जो होगा वो लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक की डायरेक्शन में 2 थीटा, 2 थीटा, ये 2 थीटा है। ये सेकेंडरी डायरेक्ट हो गया। और सेकेंडरी रिवर्स जो होगा वो लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक के अपोजिट डायरेक्शन में 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी रिवर्स। 4 चीज़ें होती हैं, ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बड़े इजीली होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या इसमें दिया गया है कि प्राइमरी डायरेक्ट, तो प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक की डायरेक्शन में होता है फ्रॉम द लाइन ऑफ स्ट्रोक, मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है। और इन्होंने पूछा हुआ है सेकेंडरी रिवर्स, सेकेंडरी रिवर्स, रिवर्स मतलब आपको क्रैंक के अपोजिट आना है और सेकेंडरी मतलब डबल हो जाना है, ठीक है। तो जो क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा और डबल कर दो, 60 एंटी क्लॉक वाइज, बी आंसर हो गया। थर्ड का बी, थर्ड का बी है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ सब सीट लगाने दो। थर्ड का बी है, पहले का बी, दूसरे का सी। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल डायनेमिक रिएक्शन एट द सपोर्ट निकालना है, ठीक है। एक सपोर्ट पे कितना डायनेमिक रिएक्शन आएगा। तो सिंपल आप देख लो यार, दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, अपोजिट लगे हुए हैं। तो ये फोर्सेस को तो कैंसिल कर देंगे, जो एम ई ओमेगा स्क्वायर है, एम ई ओमेगा स्क्वायर, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि डिफरेंट, मैंने बताया था ना डिफरेंट प्लेन्स में है, तो यहाँ मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ कपल क्रिएट हो जाएगा। देख रहा हो, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो कपल ऐसा बन जाएगा, इस डायरेक्शन कपल बन जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, इस कपल को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये वो एक नया कपल बनाएंगे, वो एक नया कपल बनाएंगे इस डायरेक्शन में ऐसे,
ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का ऐसे बनाएंगे। तो देख लो, जो एम ई ओमेगा स्क्वायर एस जो कपल बना था ये बना था, और जो रिएक्शन फोर्स है उससे कपल बनेगा आर इंटू एल बनेगा। इसको इक्वेट कर दोगे तो एम ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल आ जाएगा। और जो कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा कि एम क्या है, तो एम आपका डब्ल्यू बाई जी है। ठीक है, डब्ल्यू बाई जी पुटअप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल। बी आंसर आना चाहिए इसका, लेकिन इन्होंने बुक में आंसर दिया हुआ है सी। इन्होंने देखो, इनका क्या है रीजन समझ नहीं आ रहा है मुझे। इन्होंने दोनों रिएक्शंस को समअप कर दिया है, जबकि आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि जो हमारा कपल बन रहा है, कपल अपोजिट बनाना था, उसके लिए इधर फोर्स ऐसे लग रहा है आर, और इधर फोर्स ऐसे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इसको एड ऑन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऐसे टाइप की, तो हम एक सिंगल सपोर्ट बताते हैं कितना फोर्स लग रहा है, तो वो इतना ही है। बी, मेरा आंसर बी है, मैं बी ही मारूंगा, कहीं ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाए। लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, तो आप डिसाइड करना अपना। मैं बी ही मारूंगा क्योंकि मैंने वेरीफाई किया एक दो जगह से और भी। आप क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5। देखो यार, ये जो एक सैफ्ट है, इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हमें प्राइमरी फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको जो हमारा इधर फोर्स लग रहा होगा और इधर फोर्स लग रहा होगा उसको हम बैलेंस कर देंगे बस। जो इधर फोर्स आएगा एम आर टू ओमेगा स्क्वायर, एम आर टू ओमेगा स्क्वायर, जो आपका, एक मिनट हो गया, चेक करना है मुझे। एक्स में हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, एम आर टू ओमेगा स्क्वायर। इसमें और भी टर्म आएंगे जैसे कॉस थीटा उटा, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बस हमें एम कैंसिल होगा, ओमेगा कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल कर दो तो आपका बचेगा बस 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आर टू कॉस बीटा एक्स इसमें हम देख रहे हैं, देखो इस लाइन के अबाउट, इसके अबाउट हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो ये आंसर बैलेंस करेंगे तो ये आएगा आर टू कॉस बीटा इक्वल टू आर वन कॉस अल्फा, आर टू कॉस बीटा इक्वल टू आर वन कॉस अल्फा। तो डी आंसर आ जाएगा, 5वें का डी। ठीक है, तो 6 नंबर ट्राई कीजिए। अब 6 नंबर ट्राई कीजिए। तो 5th का आपका आंसर है, 5th का आंसर डी। 6 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, जो ये वाला टर्म होता है पहले वाला ना, वही होता है प्राइमरी बैलेंसिंग। प्राइमरी डिस्टर्बेंस इसी जाती है एम आर ओमेगा और कॉस थीटा से। तो एम आर ओमेगा और कॉस थीटा प्राइमरी के लिए ये आंसर हो जाएगा, प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स। 6th का बी, 6th का बी हो गया। आप 7th नंबर ट्राई कीजिए।
जैसे बोला गया टू टू मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी करेक्ट। तो अगर डायनेमिकली इक्विवेलेंस है ना तो 3 कंडीशंस होती है। देखो, एक तो मास सेम होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, सेम होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा होता है कि सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के लिए ये कंडीशन आएगी। और तीसरा है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो देख लो, अब सम ऑफ 2 पहला सही है। दूसरे में उन्होंने गलती कर दी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया है, शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ रिजिड बॉडी, गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ये सही है, ये सही है, तो मतलब ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, 7th का बी। 8th ट्राई कीजिए। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन बताई थी आपको कि फोर्स की एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो इसमें जो एन है, एन इज़ द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन लेंथ ऑफ क्रैंक, ठीक है। तो अगर आप एल बाई एर का रेशियो बढ़ाते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, ठीक है। और यही जो वैल्यू है ना कॉस 2 थीटा बाई एन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी अनबैलेंसिंग के लिए, सेकेंडरी फोर्स अनबैलेंसिंग के लिए। तो अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो सेकेंडरी फोर्स अनबैलेंसिंग घटेगी। सेकेंडरी इसमें क्या पूछा है कि अगर इंक्रीजेस, अगर रेशियो इंक्रीजेस देन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस विल डिक्रीज ना। 8th का डी हो जाना चाहिए, 8th का डी। हाँ, 8th का डी सही है। 9th ट्राई कीजिए अब। 9th नंबर। देख रहे हैमर इफेक्ट जो होता है ना, उससे ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरा बैलेंसिंग कर दोगे ना जो रेसिप्रोकेटिंग मास है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो अनबैलेंस मास होता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो आपका जो स्टैटिक लोड होता है, मतलब व्हील का जो लोड होता है ना, उससे ज़्यादा हो जाता है। अगर अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द व्हील लोड, तो व्हील को जो रेल से उठा देगा वो, मतलब रेलगाड़ी आपकी हवा में आ जाएगी, ठीक है। ये दिक्कत होती है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इन लोकोमोटिव इंजन द रेसिप्रोकेटिंग मास आर ओनली, इसीलिए हम पार्सली बैलेंस करते हैं, फुल्ली बैलेंस नहीं करते कभी, पार्सली बैलेंस्ड, बिकॉज फुल बैलेंसिंग माइट लीड टू लिफ्टिंग ऑफ द लोकोमोटिव इंजन ऑफ द रेल्स। तो 9th का आपका ये आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं यार, समझ गए होगे ना कि अगर फुल बैलेंसिंग कर देंगे तो रेल जो उठ जाती है, और ये जो हैमर इफेक्ट होता है, फोर्स जो होता है हैमर वाला, फॉर्मूला इसका ये होता है बी ओमेगा स्क्वायर। बी आपका होता है मास, जो कि अनबैलेंसिंग को सही करने के लिए लगाते हैं, और बी होता है किस डिस्टेंस पे लगाएंगे हम। बेसिकली हम चक्के के ऐसे लगा देते हैं एक पोर्शन में यहाँ पे, तो बैलेंसिंग करता है ऐसे कि किसी पॉइंट पे नहीं लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो 9th का ये हो जाएगा। इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है यार इस टाइम के लिए। 10th नंबर ट्राई कीजिए।
इसमें देख लो यार, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए 3 कंडीशन होती है हमारी। एक तो M1 प्लस M2 इक्वल टू M होना चाहिए, प्लस सेंटर मास आपका उसी पॉइंट पे आना चाहिए। एंड थर्ड होता है कि आपके वो क्या बोलते हैं उसे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और देखो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है, मूवमेंट को हम कंजर्व करते हैं। पहला कंडीशन ये लगा देंगे मास वाला, दूसरा लगा देंगे मूवमेंट कंजर्व करने वाला। मूवमेंट कंजर्व नहीं करते हैं, मूवमेंट को जीरो कराते हैं। ठीक है, तो हमने मूवमेंट ले लिया इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लिया। पहली कंडीशन तो ये आ गई B1 प्लस B2 = 9। दूसरी कंडीशन आ गई इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो B1 मास है M r ओमेगा स्क्वायर इंटू L, M2 r ओमेगा स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करोगे, जब सॉल्व करोगे इसे तो क्या आएगा, B1 आ जाएगा आपका 2B2, और दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तब वो सिंपल दिख रहा होगा यार, B1 6 हो जाएगा, B2 जो हो गया आपका 3 हो जाएगा। B1 6, B2 3। देन क्या पूछा हुआ है, B2 पूछा हुआ है, B2 3 आंसर है आपका ए। 10th का ए होना चाहिए, सही है, ए सही है। अभी 11th करिए अब। ये सॉल्व कीजिए, 11th नंबर सॉल्व कीजिए। देखो इसमें फिर से वही बात की गई है, एन इक्वलेंट डायनेमिक सिस्टम विल रिजल्ट इन। तो ये फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है। पहला इक्वेशन ये था हमारा M1 वाला, दूसरा इक्वेशन ये था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। दोनों अगर कंबाइंड अप करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आता है हमारा सॉल्व करने पे K² = H1H2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये याद करने वाली चीज़ है, आप वहाँ डिराइव नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं देता कभी। एक मिनट क्वेश्चन रहते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं देता है कभी। 12th में ट्राई कीजिए। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि लोकोमोटिव जो होता है कभी कभी ऊपर उठने लगता है, ठीक है, हवा में उठ जाता है, तो वो होता है ड्यू टू द हैमर इफेक्ट। और यहाँ पे क्या किया है, जायरोस्कोपिक एक्शन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 12th का सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर ट्राई कीजिए। जो 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया, अ स्टैटिकली एंड डायनेमिकली बैलेंस सिस्टम ऑफ द मल्टीपल रोटर ऑन द शाफ्ट कैन रोटेट स्मूथली इवन एट द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सिस्टम। देखो पहली बात तो कोई भी सिस्टम कम, मतलब अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखा जाए ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि कंप्लीटली स्टैटिकली एंड डायनेमिकली बैलेंस हो जाए चीज़ें। लेकिन अगर एक कह रहे हैं तो मान लेते हैं, और इसमें हो जाएगा ये ना, अगर कोई चीज़ बैलेंस हो गई ना तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा। अगर एक्सिस पे आ गया तो उसमें यार कोई वो रहेगा ही नहीं, इसेंट्रिसिटी नहीं रहेगी। इसेंट्रिसिटी अगर जीरो हो गई तो एम्पलीट्यूड अपने आप जीरो हो गया, आप नीचे कुछ भी करते रहिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो वही इनका कहना है कि टोटल बैलेंसिंग एलिमिनेट्स ऑल इन द प्लेन, ये हो जाएगा, क्योंकि सारी बैलेंसिंग हो गई ना। अनबैलेंसिंग जो थी ई, जो जिस वजह से आता था इसेंट्रिसिटी, वही ख़त्म हो गया। तो ये हो जाएगा। 14 नंबर ट्राई कीजिए अब।
तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कोई मास ऐसा है, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, अगर इसको बैलेंस करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका है सिंपली कि इतना ही मास इसी डिस्टेंस पे इसके अपोजिट लगा दो, बैलेंसिंग हो जाएगी। वो स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है। और दूसरे में ये कहना चाह रहे हैं हम एक ही मास लगाएंगे, बस एक ही मास लगाएंगे, लेकिन कहीं और लगा देंगे। और कहीं और आप एक ही मास लगा देंगे तो सिंपल सी बात है यार, फोर्स बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये कुछ कपल जनरेट कर देगा। कपल जैसे जनरेट कर देगा मेरे दोस्त, तो ये बैलेंस नहीं रह गया, ठीक है। स्टैटिकली बैलेंस है लेकिन डायनेमिकली बैलेंस नहीं रह जाएगा। तो दूसरी लाइन एब्सर्ड हो गई, पहला सही दूसरा गलत। और तीसरे में उन्होंने कहा है कि दो मास लगा दें, अगर यहाँ भी एक मास लगा दें तो सिंपल है यार, अगर ऐसा अरेंज कर दें कि फोर्स भी हमारा कट जाए और मोमेंट भी कट जाए तो ठीक है, ये हो सकता है। तो पहला एंड तीसरा सही है, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए, 14th का डी। 15 नंबर ट्राई कीजिए, 15 नंबर। तो इसमें बोला गया कि बैलेंसिंग कंटेक्स्ट में कौन सा सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी फोर्स बैलेंस इज लेस देन, प्राइमरी फोर्स बहुत ज़्यादा होता है यार सेकेंडरी फोर्स से, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो बी बोला है द प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस, ये कुछ सही लग रहा है, ठीक है। आगे बनते हैं अब। हैमर ब्लो ड्यू टू द हैमर ब्लो अनबैलेंस फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन, गलत, ये गलत है। हैमर ब्लो होता है अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, ये गलत है। तीसरा अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मासेस वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग वेरीज। 15 में कन्फ्यूजन हो गया है, 15 में हाँ क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ, रुक जाओ एक बार। एक्सप्लेन क्या किया है इन्होंने, एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, इन्होंने एक्सप्लेन दे दिया है सेकेंडरी नंबर का। हाँ इन्होंने सेकंड नंबर एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड नंबर सही है क्योंकि दो बार बैलेंस आता है। अगर सॉल्व करेंगे उसे आप, प्राइमरी बैलेंसिंग इसी को सॉल्व करना है। ये मैक्सिमम को अटेंड करेगा, मैक्सिमम ये अटेंड कर लेगा आपका, दो टाइम अटेम्प्ट कर लेगा यार, एक अटेम्प्ट करेगा 0 पे और 180 पे ही दिया होगा ना, 0 पे 180 पे, ठीक है, दो बार अटेंड करेगा, तो ये सही है बी। 16 नंबर ट्राई कीजिए। इसमें देख लो यार, जो फोर्सेस होते हैं इस टाइप वाले कॉन्फ़िगरेशन में फोर्सेस बैलेंस ही होते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, ठीक है। दिक्कत आती है हमारी मूवमेंट में, दिक्कत आती है मूवमेंट में, तो मूवमेंट का यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आंसर हम डी बार देंगे डायरेक्टली, 16 का डी होना चाहिए। ये दिया है, हाँ सही है, दोनों बैलेंस, बी, डी नहीं बी होगा, बैलेंस ए में लिखा हुआ, मैंने गलती से पढ़ लिया था। 16 का ए, 17 करिए।
देखो इसमें बोला गया है कि सिंपल चीज़ दी गई है, आईसी इंजन का मास दिया गया है, क्रैंक लेंथ दिया गया है, कनेक्टिंग रॉड दिया गया है। इसमें पूछा कि मैक्सिमम सेकिंग फोर्स या मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स क्या हो सकता है। तो सिंपल एक क्वेश्चन लगा दो, जो फॉर्मूला होता है एम ए क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो पुटअप कर दें, जीरो पुटअप कर देंगे तो कॉस थीटा 0 1 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा भी 1 हो जाएगा, 1+1/n। और एन हमारा निकाल लेंगे हम लोग कनेक्टिंग रॉड के लेंथ अपॉन क्रैंक के लेंथ, तो एन हमारा 4 आ जाएगा। उसको पुटअप करते हैं तो 540 × 5/4 आता है। तो इसमें आंसर मोस्ट सुटेबल ये है बी। तो 17 का बी। 18 नंबर ट्राई कीजिए। 18 नंबर ट्राई कीजिए। एक ही जान लो यार, अगर 4 सिलेंडर दिया हुआ है ना, तो इसमें इन्होंने पूछा कितने फायरिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आप फोर्स क्या लगाओगे, एक को फिक्स कर दोगे, जो सर्कल टाइप हम करते हैं, एक को फिक्स कर देंगे और तीनों घुमा देंगे, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, मतलब 6 टाइप के ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 8 दे दिया तो गलत है। और इसमें कहा कि प्राइमरी फोर्सेज विल रिमेन अनबैलेंस फॉर सम फायरिंग ऑर्डर्स। ये कम्प्लीटली एब्सर्ड है, क्योंकि 4 लगे हुए हैं तो ये बैलेंस कर ही देंगे। आप किसी तरीके से फायरिंग कीजिए, वो बैलेंस कर ही देंगे। ठीक है, तो आपका दोनों एब्सर्ड हो गया, तो नाइदर ए नाइदर बी, डी होना चाहिए। 18th का डी है भी। 19th करिए, 19th नंबर। तो इसमें तो सेम क्वेश्चन अगेन आ गया कि डायनामिक बैलेंसिंग है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। इसमें बोल दिया इन्होंने कि डिफरेंट प्लेन्स में मास लगे हुए हैं, तो सिंपल बात है डायनामिक बैलेंसिंग करनी है। डायनामिक बैलेंसिंग कभी हम एक मास से नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। 2 मास लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, तो बैलेंस हो जाएगा। तो 2 मासेस इन एनी 2 प्लेन्स। तो 19th का सी सही है। 20th नंबर कीजिए। 20 नंबर। तो आपको पता ही होगा यार ये वाला क्वेश्चन, कि हमारा जो प्राइमरी अनबैलेंस आता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा आता है। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आता है, लेकिन एक मिनट, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो आता है वो रहता है, और उसमें हम कुछ पार्ट बैलेंस करते हैं, मतलब कि उसका एक फ्रैक्शन मतलब सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा रहता है। इसका कुछ फ्रैक्शन मतलब सी से मल्टीप्लाई करके एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कितना बच जाएगा, पूरे में से इतना घटा दो, तो क्या बचा 1 - सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो आंसर आपका सी आ गया। 20 का सी। 21 नंबर में बहुत बता चुका हूँ आपको कि डायनामिक बैलेंसिंग में दोनों चीज़ें होती हैं, फोर्स भी और मोमेंट भी। तो दोनों को जीरो करना पड़ता है। 19th का 21th का ए आ जाएगा। तो 22 ट्राई कीजिए।
तो इसमें पूछा हुआ है नॉट करेक्टली मैच, तो प्राइमरी डायरेक्ट जो फोर्स आएगा वो तो सही आएगा 3/2 mr/2। तो आपका m जो है W/g हो जाएगा, तो पहला तो सही है। दूसरा प्राइमरी रिवर्स की बात की गई है, तो ये दिखाया गया है, तो तीनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा, ये भी सही है। प्राइमरी डायरेक्ट स्पीड, ये भी सही है। प्राइमरी डायरेक्ट स्पीड थर्ड भी सही है। प्राइमरी रिवर्स करेंगे स्पीड 2 ओमेगा, नहीं ये गलत है। अगर सेकेंडरी पूछता है ना तो 2 ओमेगा होता है, प्राइमरी का ओमेगा ही होता है। तो डी 22 का डी। 23 कीजिए। तो 23 फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, नहीं आता तो आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ समझाने का कोई मतलब नहीं। इधर कोई BMW कार जो होती है उसमें लगा होता है 6 सिलेंडर, ठीक है। इसमें 6 सिलेंडर लगाते हैं, वो कम्प्लीटली बैलेंस होता है, उसमें हर चीज़ बैलेंस होती है। प्राइमरी फोर्स, सेकेंडरी फोर्स, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट, चारों चीज़ें बैलेंस होती है, जीरो होता है, ठीक है। बेस्ट होता है वो, ये याद कर लो। BMW लगा होता है 23 का डी। हमारे सर ने बताया था BMW लगा, वही मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई चेक नहीं किया मैंने, सुनी सुनाई बातें, हो सकता है लगता ही होगा, बड़ी कार होती महंगी होती है, लगाते होंगे। 24 करिए आप सवाल लगाइए, तभी खरीदेंगे BMW। देख लो, इसमें बोला गया 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इनलाइन आईसी इंजन, जिसमें कि 1-4 एक डायरेक्शन में है और 2-3 अलग डायरेक्शन, मतलब कि इन्होंने जो बोला हुआ है कंक्लूजन यही है, ठीक है। तो प्राइमरी डिज़ाइन जो ये आ जाएगा, सेकेंडरी आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी 2 थीटास घूम जाता है ना। यहाँ देखो जो 1 से 3 के बीच में 180 एंगल था, तो वो सेकेंडरी के लिए 360 हो जाएगा, मतलब घूम के आ जाएगा वैसा ही। 1 और 2 में भी 180 था, तो फिर घूम के 360 से घूम के आ जाएगा। 1 2 3 सेकेंडरी कन्फिग्रेशन ये हो गया, प्राइमरी कन्फिग्रेशन हो गया। तो फोर्सेस देखो, फोर्सेस प्राइमरी वाले पूरा बैलेंस रहेंगे, सेकेंडरी वाले में बैलेंस नहीं हो पा रहा है फोर्स, ठीक है। सेकेंडरी फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो ये ऑप्शन गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दो कि जो प्राइमरी का जो मूवमेंट कन्फिग्रेशन आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। तो 1 4 काट देगा और 2 3 को काट देगा, मतलब प्राइमरी में मूवमेंट कंजर्व हो गया, मूवमेंट जीरो हो गया। अब बना लेते हैं सेकेंडरी के लिए मूवमेंट का डायग्राम बना के दिखाता हूँ मेरे को। वो बनेगा ऐसा, चारों ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगेन काट देंगे एक दूसरे को, इसके अबाउट लेते हैं मूवमेंट, तो इसके अबाउट लेते हैं, तो 1 4 काट देगा मूवमेंट, हाँ मूवमेंट कंजर्व है, बस सेकेंडरी फोर्स में दिक्कत आ रही है। मतलब कि दिस इज डन टू अचीव प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल, हाँ सी, जो कपल दोनों बैलेंस हो गए और फोर्स प्राइमरी का बैलेंस हुआ। बस दिक्कत आई हमें सेकेंडरी वाले फोर्स में, मैंने समझा दिया बढ़िया से ना। यहाँ देखो दिक्कत आ रही, चारों एक डायरेक्शन में आ गए फोर्स, ठीक है। लेकिन चारों एक डायरेक्शन में फिर यहाँ मूवमेंट के लिए भी आया, लेकिन ये मूवमेंट जो कैंसिल आउट कर देगा, 1 4 को काट देगा, 2 3 को काट देगा, ठीक है। तो सी होना चाहिए 24 का सी। 24 का सी है भी। 25 करिए। 25 इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स वाई आई एम गिविंग आंसर्स ऑन डायरेक्टली। 25 का सी आंसर है। 26 करिए, 26 नंबर करिए, ट्राई कीजिए। ये देखो जो 26 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने किया, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में। वैसे बता दे रहा हूँ, जो 90 डिग्री वी एंगल होता है, ट्विन एंगल ना, वो बैलेंस होता है।
इसका वो आएगा आंसर बी। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप याद कर लीजिए। 26 का बी आएगा। 27 इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग आंसर्स डायरेक्टली, डी आंसर है। अब 28 ट्राई कीजिए, 28 भी रिपीटेशन आपका है, 28 है, 21 का रिपीटेशन, इसलिए आंसर दे रहा हूँ मैं। 28 का आंसर आपका सी है। 29 कीजिए। दो यार, ये क्वेश्चन में ना जो प्राइमरी इसमें पूछा गया है प्राइमरी अनबैलेंस, तो प्राइमरी डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। प्राइमरी डायरेक्ट निकालें तो जो इसका पहले वाला है ये तो इधर ही आ जाएगा 3/2, इसका m/2 इधर ही आ जाएगा। दूसरे वाले का भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा, m/2 इधर ही आ जाएगा। और तीसरे वाले का भी इधर ही घूमेगा और इधर ही आ जाएगा m/2। मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 3/2 mr²। ओके। और जो इसी में रिवर्स वाला होगा वो कैंसिल आउट हो जाया करेगा बार बार, ये आप जान लो। ये आप करके देखना, क्लास में करा, ये अब बुक से पढ़ना, बहुत लंबा ये है। ये तो कोई क्वेश्चन हमने किया था ना पीछे, ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको को। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, खो गया यार क्वेश्चन, हमने भी किया था, सिर्फ ये दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये जो कन्फिग्रेशन है ना, ये कन्फिग्रेशन ये उसी का है, ये कन्फिग्रेशन उसी का। ये प्राइमरी का देख लो, ये कन्फिग्रेशन बनेगा, सेकेंडरी का ये बनेगा। तो सेकेंडरी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, प्राइमरी का 3/2 हमारे m²। वो सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है, बस आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस का कुछ दिख नहीं रहा, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ साफ साफ दिखती हैं। 3/2 m² आंसर आएगा इसका। ओके, तो आप डायरेक्टली आंसर 29 का आंसर हो जाएगा। ये 30 नंबर कीजिए, 30 नंबर। देखो इसमें दिया हुआ है, कपल दिया हुआ है 300 न्यूटन मीटर का, ठीक है, 300 न्यूटन मीटर का, और लेंथ दिया हुआ है 200 mm। तो अब इतने कपल को नलीफाई करने के लिए हमारे जो रिएक्शन फोर्स है इस तरीके से लगेंगी ना कि ये इसको नलीफाई करेंगी। तो हमारा कपल ऐसे था, तो जो रिएक्शन फोर्स आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इस तरफ फोर्स ऐसे लग जाएगा, इधर ऐसे लग जाएगा। ये मैंने दिखा दिया, 150 ऊपर लगेगा, 150 नीचे। तो बस 300 न्यूटन मोमेंट फोर्स कपल था, तो आर मान लो रिएक्शन था इधर, आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, आर इंटू 2 करेंगे तो आर इक्वल टू 50 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 30 का डी। 31 ट्राई कीजिए, 31 ट्राई कीजिए। जो फिर से सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हो गया। तो देख लो यार, इसमें भी यही है, 300 न्यूटन मीटर कपल था हमारा, हमने आर ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, बस हमें न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए हम इक्वल वो फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल फोर्स क्या है, अगर आप R1 R2 लगा दोगे इस तरफ ना, R1 R2,
तो फोर्स बैलेंस करोगे वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन जब फोर्स इक्वल करोगे तो जीरो करने के चक्कर में R1 इक्वल टू -R2 आएगा, तो बेवजह कॉम्प्लिकेशन होंगी, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पे 109 के आसपास आएगा। 109 क्या, मैंने यहाँ सीधा आंसर यहाँ देख लिया कि देखो 55 तो आएगा नहीं, सिंपल ही बात, 300 में ये डिवाइड हो रहा है, तो 190 भी नहीं आ सकता, 219 भी नहीं आ सकता, तो बी आना चाहिए, 31 का बी। और जो 32 नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आंसर दे रहा हूँ मैं, बी है, 33 करिए। हाँ एक चीज़ जान लो यार, अगर कोई चीज़ रोटेटिंग है ना, उसको बैलेंसिंग करना बड़ा इजी होता है, वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो उसको कम्प्लीटली हम बैलेंस कर ही नहीं सकते हैं, दैट इज़ द इम्पॉसिबल केस, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि द रोटेटिंग अनबैलेंस इज कम्प्लीटली मेड जीरो, सो आल्सो द रेसिप्रोकेटिंग, ये गलत हो गया, कम्प्लीटली मेड जीरो रेसिप्रोकेटिंग, हाँ ठीक है। ये जो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि जो रोटेटिंग है वो कम्प्लीटली मेड जीरो एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस इज पार्सली रिड्यूस, तो बी, 33 का बी। ओके 34 करिए। दो सेम, फिर हैमर ब्लो का फिर से आ गया है, इसमें तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक ये रहती है इसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, तो ये सही है। और इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इज टू कॉज वेरिएशन इन द प्रेशर बिटवीन, प्रेशर का मतलब अगर आपका जो हैमर ब्लो ऊपर लग गया, वेट नीचे था, तो जो रेल पे प्रेशर कम हो जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो हैमर ब्लो ऊपर इफेक्ट ऊपर लग रहा था, वो कभी कभार लोड से ज़्यादा हो जाता है, स्टैटिक लोड से, तो व्हील को हवा में उठा देता है कभी, ठीक है, ये दिक्कत आ जाती थी पहले। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो गया ए आना चाहिए इसका, 34 का करेक्ट लग रहा है मुझे, हाँ 34 का ए। 35 ट्राई कीजिए। दो फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डायनामिक बैलेंसिंग। तो हम डायनामिक बैलेंसिंग में एक चीज़ जानते हैं, कपल जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है, तो रिजल्टेड कपल जीरो एंड ऑल इनर्शिया फोर्सेज जीरो, सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू द फोर्सेज आर जीरो बट नॉट ड्यू टू द कपल्स, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली स्टैटिकली बैलेंस, ये भी सही है, 1 सही, 3 सही। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही, ये भी सही है। अब सेकंड पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों सही हो गया ना। सपोर्ट रिएक्शंस ड्यू टू फोर्सेस आर जीरो, यार पता नहीं, आइडिया नहीं लग रहा मुझे, चेक करता हूँ उनको। मुझे आइडिया लगा, इन्होंने दिया भी नहीं कुछ आइडिया, इन्होंने छोड़ दिया एक्सप्लेन करना। आंसर क्या दिया है इसका, 35 का डी दिया है आंसर, 1 3 4। ठीक है यार, आप जिसको समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भी सीख लूँगा इसे। 35 का डी आंसर दिया हुआ है। और ये सेकेंड स्टेटमेंट मेरे समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। साथ हो सकता है ड्यू टू द बोथ अफेक्ट जीरो होता है, सपोर्ट एट द रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। 35 ट्राई कीजिए आप, 36 सॉरी 36 ट्राई कीजिए। तो यार ये अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया अगर कोई चीज़ डायनामिकली बैलेंस है तो देर विल बी स्टैटिक बैलेंस आल्सो, सही कई बार बता चुका हूँ मैं, 36 का भी हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इसका उल्टा दिया हुआ था। ठीक है, तो आ जाओ आप 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं।
37 नंबर ट्राई कीजिए। इसमें स्वेइंग कपल की बात की गई है। स्वेइंग कपल जो आपका होता है उसकी वैल्यू होती है a/√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा एस, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मैक्सिमम आपका होता है स्वेइंग कपल एट 45 एंड एट 225 डिग्री। ठीक है, 2 पॉइंट पे होता है मैक्सिमम। दो यार सिंपल क्वेश्चन है ये, बस फॉर्मूला जिसको याद होगा वो सिंपली लगा देगा। इसमें तो पहला स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकेटिंग मास, गलत हो गया, मास तो सामने लिखा हुआ है साफ साफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइंस, ये भी गलत है। ए देखो, ए का कोई स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन, गलत। इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइंस ऑफ टू सिलेंडर, ये सही है। 37 का डी। 38 करिए। देखो इसमें कहा गया है कि ये वो एक्सप्लेनेशन नहीं, जो क्वेश्चन कठिन होता है ना, ये बुक ऐसी कि उसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं आपको। पता नहीं किसने डिज़ाइन की हुई बुक। तो इसमें ये लाइन बहुत सही सटीक लिखी हुई, सही लिखी हुई है कि ऑल मास सेंटर्स मस्ट फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ साइड फॉर, पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये पैरेलल नहीं, उसी एक्सिस पर होना चाहिए, तब डायनेमिकली बैलेंसिंग होगी। तो इसका आंसर डी लग रहा है मुझे। 30 मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, सी आंसर होना चाहिए। 38 है ना, 38 का क्या दिया है, सी दिया भी है, सही है। इन्होंने ये गलती कर दी हल्की सी कि इन्होंने पैरेलल लिख दिया, पैरेलल नहीं, उसी एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, देखो यार जो सी और डी ऑप्शन होते हैं ना, वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। दिक्कत हमें होती है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में, अगर ए और बी मिल जाए तो सी है। 39 करिए। 39 ट्राई कीजिए। Balancing of several masses rotating in the same plane. तो ये जो सारे स्टेटमेंट लिखे हुए सही लिखे हुए लगभग। बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन कैन बी अफेक्टेड बाय सिंगल मास, हाँ सही है। अगर एक प्लेन में काफ़ी चीज़ रोटेट कर रही हो ना, उसको हम सिंगल मास से कर सकते हैं बैलेंस। दूसरा कि बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, अगर डिफरेंट प्लेन्स में, तो हाँ डायनेमिक हो गया, तो हमें उसके लिए 2 प्लेन में 2 मासेस चाहिए होंगे। ठीक है, मतलब ईच प्लेन में एक मास चाहिए होगा, ये भी सही है। रेसिप्रोकेटिंग मासेस कम्प्लीटली हम बैलेंस नहीं कर सकते, कई बार डिस्कस बता चुका हूँ मैं, ये भी सही है। सेकेंडरी बैलेंस हो जाता है, बहुत कम होता है, आपने सिंपल दिखा होगा, कॉस 2θ/n आ जाता है। n की वैल्यू करीब 4 या 5 के आसपास रहती ही है, 10 बदल तक भी जाती है। तो चारों से लग रहा है मुझे, तो आंसर ये आना चाहिए 39 का। तो चारों ऑप्शन से मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 39 का ए करेक्ट है। 40 करिए, 40 नंबर।
देखो यार, जो प्लेन है वो रोटेट कर रहा है, चल रहा है 360 किलोमीटर पर घंटे से, तो इसको हमने चेंज कर लिया, 100 मीटर पर सेकंड आ गया। और प्लेन रोटेट कर रहा है, प्लेन घूम रहा है किसी प्रिसीजन एक्सिस पे जिसका रेडियस है 100 मीटर, तो ओमेगा प्रिसीजन आ जाएगा 100/100 1 रेडियन पर सेकंड, तो ये आ गया आपका। और इंजन की स्पीड दी हुई है 2000 RPM, तो ये हमने ओमेगा निकाल लिया। और आई हमारा ये है, इसको अब सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, बस सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर था। ये गया, इसे ये काट देते हैं, ठीक है। तो 500 है, 5 200 है, तो 1 2 3 4, ये 2 0 गए, तो इससे 10 आ गया, 625 0। 6.25 आंसर आ, लेकिन 6.55 मारेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से पाई को कैंसिल आउट किया था, तो 10% का वही अंतर आ रहा है वहाँ पे। तो ए आ जाएगा 40 का, ए आ जाएगा 41 करिए, फिर वही क्वेश्चन कपल वाला ही है। ठीक है, देखो हमने फिर वही जायरोस्कोपिक कपल यहाँ पे निकालना है, तो आई 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 निकाली हमने mk², ये सॉल्व आउट करने पे 100/पाई आया। और हमारा जो कपल होता है आई ओमेगा ओमेगा पी होता है, तो आई हमारा 100/पाई दिया हुआ है। और ओमेगा हमने 2πm/60 से निकाल लिया, इनटू प्रिसीजन एक्सिस का जो रोटेशन है 6 रेडियन पर सेकंड है, वैल्यू पुट अप की तो 2000 आ जाएगा आंसर। ये रहा 2000 किलोग्राम फोर्स न्यूटन, हाँ सही है। तो ए ही आना चाहिए आंसर, 41 का ए सही है। 42 करिए, 42 करिए। देखो इसमें कहा गया है कि हमने जो रिवॉल्विंग पार्ट है उसको पूरा बैलेंस किया है, और जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उसको 60%। तो रेसिप्रोकेटिंग का 60%, रिवॉल्विंग पूरा, तो टोटल आ रहा है 62 kg। तो 62 kg हम मानेंगे कि रोटेट कर रहा है, तो 62 इंटू जो हमारा स्ट्रोक लेंथ 320 दिया हुआ है, तो हम लेंगे क्रैंक लेंथ हमारा क्या आएगा, इससे क्रैंक आएगा 320/2, दैट मीन्स 160। तो m इंटू आर इज इक्वल टू, बैलेंसिंग करेंगे तो m हमारा लगाना है कहीं पे, और एट अ डिस्टेंस 3 नेट लगाना है। तो इसको हम अगर सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करने पे 31 गुणित कितना आना चाहिए आंसर, बताइए आप लोग। 1.1 33 आएगा आंसर। ठीक है, 42 का ए। ये समझ रहे हो क्या लिखा है ना मैंने, ये लिखा हुआ है आपका ओमेगा² कट गया है, ओमेगा² नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड ओमेगा² आएगा, तो लिखने का मतलब क्या है आपका। ओके, तो 42 हो गया था, 43 ट्राई कीजिए। देखो यार, जायरोस्कोपिक कपल की बात की गई है। जायरोस्कोपिक मतलब इसमें सही कहा गया है कि अगर हमारी कोई चीज़ रोटेट कर रही है, अगर उसका जो एक्सिस है, जो एक्सिस वही लगा रोटेट करने लगा,
तो वहाँ जायरोस्कोपिक कपल आ जाता है। जायरोस्कोपिक कपल से काफ़ी इफेक्ट आते हैं, इसलिए हम उसको बियरिंग डिजाइनिंग में उसको कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो पहला वाला सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि रोलिंग क्यों, दो आप समझ लो, जो अगर मान लो ये शिप मान लो, ये मेरे हाथ को शिप मान लो, पिचिंग होती है ऐसे, पिचिंग होती है ऐसे, ठीक है, और रोलिंग हमारी होती है ऐसे। और रोलिंग ऐसे होने का रीज़न क्या है कि जो हमारा दोनों साइड बॉयंसी फोर्सेस का जब वेरिएशन आता है तो हमारी शिप जो है ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दोनों आंसर सही हैं, बोथ आंसर करेक्ट। 43 का सी, 43 का सी, 44 करिए। 41 क्या लिखा था मैंने आंसर, 42 41 ये, ठीक है, 44 करिए। देखो ये क्वेश्चन अपन पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी कोई सैफ्ट है उसको हम एट रेजिनेस भी चला सकते हैं, अगर कंप्लीटली बैलेंस कर लें, उसे डायनेमिकली भी बैलेंस कर लें तो हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ई की वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी जो आती है वो जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो गई फिर ए हमेशा जीरो ही रहेगा, डजेंट मैटर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ रही है, समझ गया ना आप लोग। जीरो के अपॉन कुछ भी आप लगाइएगा तो जीरो ही आएगा वो। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 44 का। ओके, तो देखो यार, अभी तक हमारे ये 10वां लेक्चर था, करीब 1000 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं। पहला कि टर्बो मशीनरी, दूसरा मशीन डिजाइन, तीसरा टोम कंप्लीट हो चुका है, और चौथा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करीब 3 या 4 वीडियोज़ हैं, वो हो जाएंगे, अगले वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और यार चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, अगर आपको सीखने को मिल रहा है। और अपने दोस्तों को बताओ पहले कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो यार देखो, अगर लोग इकट्ठे होंगे ना, उसका एक ही एडवांटेज रहता है कि जो नॉलेज हमारी रिफाइंड होगी। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत कुछ चांसेस हैं गलत पढ़ाने की, 0.1% या 0.2%, तो रिफाइन हो जाएगा। और अगर हम कहीं डिस्कस कर लेंगे अच्छे क्वेश्चंस को तो उससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।